हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है, ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है तो ये स्ट्रेस, ये है अपने पास स्ट्रेन और ये है स्ट्रेस। तो जो स्लोप होता था वो होता था क्या, इलास्टिक मॉडुलस होता था, है ना। स्लोप होता था इलास्टिक मॉडुलस के बराबर। और हम लोगों ने पढ़ा था बेटा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये है अपने पास स्लोप जो है क्या, स्ट्रेन के बराबर। एंगल कहां से मेजर करा आपने, स्ट्रेन से मेजर करा। तो एंगल आप देखें तो ये एंगल देखो, ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। तो थीटा किसका कम है, जिसका थीटा कम उसका स्लोप कम, है ना, उसका स्लोप कम, उसका यंग्स मॉडुलस कम या इलास्टिक मॉडुलस कम, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। इसका मतलब क्या है, इलास्टिक मॉडुलस 1 लेस देन इलास्टिक 2। इसका मतलब क्या है बेटा कि टेम्परेचर किसका ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो टेम्परेचर 1 ज्यादा है T2 से। देखो बेटा एक और बात हम लोग समझते हैं, अभी हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, ये था अपने पास स्ट्रेन और यहां था स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस। तो कुछ रीजन, ये यहां से यहां तक वाला रीजन, यहां तक का रीजन क्या था अपने पास, ये रीजन था क्या अपने पास, ये रीजन इलास्टिक था, इलास्टिक था यहां पर। इसके बाद प्लास्टिक रीजन था, है ना, इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन था। तो जिसमें इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों रीजन हैं, आप उसको देखो, मतलब कोई रॉड है अगर या एल्युमिनियम का फॉइल है, आप उसे एल्युमिनियम को खींचते हैं तो वो लंबा होता है पहले, फिर टूटता है, यानी डिफॉर्म होने के बाद टूटता है। ठीक है, यानी उसमें प्लास्टिक रीजन भी आएगा। तो इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल का मतलब जिसमें इलोंगेशन वगैरह दिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये हुआ। लेकिन अगर बोला जाए कि सपोज कोई ब्रिटल मटेरियल है, जैसे चौक होता है अपना, स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस। तो अगर ब्रिटल मटेरियल बोला जाए तो ब्रिटल मटेरियल को कभी चौक को देखा है क्या कि वो लंबा होकर इलोंगेट होकर टूटा है, नहीं देखा होगा। तो उसमें क्या प्लास्टिक रीजन नहीं होगा, यानी वो बस आएगा और टूट जाएगा। तो इस टाइप का कर्व जो होता है ये किसके लिए होता है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल, तो आप कर्व देखकर बता सकते हैं। आइए, एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है स्पेशल टाइप का, तो उस स्पेशल टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देख बेटा, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स, उनके लिए कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखा जाए तो वो ऐसा होता है। तो इस टाइप के मटेरियल का ना तो कोई इलास्टिक रीजन होता है ना तो कोई प्लास्टिक रीजन होता है। सो these materials don't have any plastic region, even they don't obey हुक्स लॉ। तो ये हुक्स लॉ को भी वैलिड या ओबे नहीं करते हैं। इस मटेरियल का क्या नाम है, इलास्टोमर्स। ये कौन से मटेरियल होते हैं, ये इलास्टिक टिश्यू, फॉर एग्जांपल कुछ इलास्टिक टिश्यू होते हैं, टिश्यूज होते हैं, एरोटा, ओरटा, सॉरी, है ना, ओरटा, ये टिश्यू जो होते हैं ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं ये परफेक्ट एग्जांपल है इलास्टोमर्स का। तो इलास्टोमर्स वो
मटेरियल्स होते हैं जिनका कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, और ये हुक्स लॉ को भी ओबे नहीं करते हैं। तो कई बार सवाल में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एरोटा का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएं या फिर इलास्टोमर्स का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएं। तो याद रखना, ये कुछ अजीब सा ग्राफ है जो हम लोग पढ़े नहीं है, मतलब जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उससे मिलता जुलता ग्राफ ये नहीं है। ये स्पेशल टाइप होता है जिसमें कुछ ना तो प्लास्टिक रीजन होता है और ये हुक्स लॉ को भी ओबे नहीं करता है। ये मटेरियल का क्या नाम है? इलास्टोमर्स। इसके दूसरे एग्जाम्पल रबर भी हैं, जो उसको आप और आसानी से समझ सकते हैं कि रबर में आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये दोनों सवाल ट्राई करो। देखो बेटा, पहले सवाल में क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर दिया है अपने को। इन इफ बोथ आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल फोर्स देन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा? सिग्मा, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर फोर्स हम लोग सेम कर दें तो हम लोगों के पास क्या बाकी रहेगा कि स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया को आप क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? सिग्मा अपॉन सिग्मा टू इज इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं हम लोग R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो R1 दिया अपने पास कितना, इसको आप लिखो तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। सेकंड सवाल पे आ जाओ, सेकंड सवाल पे आ जाओ। देखो बेटा, क्या बोल रहा है सेकंड सवाल में? इफ वायर ऑफ डायमीटर इतना हैज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतना, तो व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ सिमिलर वायर? ठीक है, तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं? दोनों का स्ट्रेस सेम कर सकते हैं, तो फोर्स अपॉन A1 शुड बी इक्वल टू फोर्स 2/A2 लिख सकते हैं। फोर्स 1 लिखा हुआ है अपने पास 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो गया? π/4d²। तो π/4 जिसको मैं कैंसिल नहीं कर दूंगा, d², यानी 2 mm का स्क्वायर, यानी 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया अपने पास? ये है f डिवाइडेड बाई 1.5 का होल स्क्वायर, है ना, 1.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, यहाँ पे π/4। ये कैंसल आउट हो गया। देखो बहुत सारी चीजें, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, 10⁻³ कैंसल आउट होगा, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, तो 2.25 हो जाएगा। 2.25 इंटू 10⁵ न्यूटन के बराबर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। देख लो क्या बोल रहा। 1 मीटर लॉन्ग वायर है, सबसे पहला सवाल 1 मीटर, तो लेंथ की वैल्यू दे दी गई है 1 मीटर, तो अपने पास लेंथ की वैल्यू है 1 मीटर। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे दिया गया है 1 mm का होल स्क्वायर, यानी 10⁻⁻⁶मीटर स्क्वायर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑन द सेम मटेरियल एज वेल एज डायमीटर? सेम मटेरियल बोला है पहली बात, है ना। तो इट टेक्स 100 मीटर टू स्ट्रेच 1 mm। अच्छा अच्छा अच्छा, दिया हुआ था वो तो छूट ही गया था। फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन दिया है, कितने से स्ट्रेच करना है? डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm दे दिया गया। यहां से क्या आ जाएगा बेटा? अपने को पता है फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, है ना। तो यहां पर अपने पास डेल्टा एल दे दिया, एल दे दिया, फोर्स दे दिया, एरिया, मतलब वाई आप निकाल सकते हैं, है ना। सेम मटेरियल, फिर बोल रहा है क्या? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर टू स्ट्रेच अ वायर ऑफ सेम मटेरियल एज वेल एज डायमीटर, है ना। डायमीटर मतलब एरिया भी बोल दिया कि यहाँ पे सेम ही है भाई साहब, मतलब फोर्स बाय एरिया सेम ले सकते हैं आप। लेंथ दे दिया है, इसका इनिशियल लेंथ अपने पास दे दिया है 10 मीटर, 10 मीटर, और चेंज इन लेंथ आपको निकालना है। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कितना दे दिया? 200 सेंटीमीटर के बराबर, सॉरी, डेल्टा एल 2 सेंटीमीटर के बराबर, है ना, डेल्टा एल 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम लोग इस सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग निकालना। तो अपने को क्या क्या पता है देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू, एरिया बेसिकली कैंसल आउट ही होगा, वाई टाइम्स डेल्टा एल बाई एल होता है। ठीक है, पहले केस के लिए। तो दूसरे के लिए भी डिवाइड कर देते हैं ना यार, देखते हैं क्या आएगा।
तो पहले के लिए फोर्स दिया है 200, एरिया तो कैंसल आउट हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि एरिया बोला है सेम 200, है ना। तो फोर्स बाय एरिया, चलो लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, डिवाइडेड बाय फोर्स बाय एरिया, ये कैंसल आउट, ये हुआ y, जो कि y बाय y रहेगा, कैंसल आउट होगा। पहले केस में डेल्टा एल कितना था, 1 mm के बराबर, यानी 1 × 10⁻³ के बराबर, डिवाइडेड बाई एल। सेकेंड केस में डेल्टा एल कितना है, 2 सेंटीमीटर के बराबर, यानी 2 × 10⁻⁻, ठीक है। ये आया डेल्टा, ऊपर से 10 मीटर, डेल्टा एल बाई एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, ये 10 से 10⁻⁻1 बन जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो देखो देखो डेल्टा एल की वैल्यू, और ये एल था अपने पास 1 मीटर के बराबर, तो सब सिंप्लीफाई करो, यहां से आ रहा है फोर्स इज इक्वल टू 400 न्यूटन के बराबर, ठीक है। ये तो हुआ पहला सवाल। इस सवाल के लिए सबसे पहले डाइन को कन्वर्ट करना है अपने पास, है ना। तो अपने को पता होना चाहिए डाइन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो 10⁻⁻5 आएगा, है ना। तो इसको चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर आप देखना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को मीटर, तो 10⁻⁻4 मीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। यानी जो यंग्स मॉडुलस हैं, आप उसको क्या लिख सकते हैं, 12.5 इंटू 10⁻⁻11 था, 10⁻11 था, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वाई आ गया। अब देखो बेटा, फोर्स जो है केजी वेट में है, उसको न्यूटन में अगर करना है तो क्या करते हैं हम लोग, केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया फोर्स न्यूटन में। यहाँ पर अपने पास डायमीटर दिया था, अपने को क्या निकालना है, डेल्टा एल बाई एल निकालना है ना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो आप निकालो अब, फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। अपने को निकालना है डेल्टा एल बाई एल, इंटू 100 कर देना है दोनों साइड, तो दोनों साइड से हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स बाई एरिया, फोर्स है अपने पास कितना, 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। एरिया अपने पास कितना है, पाई बाई फोर इंटू डायमीटर के लिए कर दिया, और 2.5 इंटू 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर, ये आ गया एरिया, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस भी है, यंग्स मॉडुलस वाई, थोड़ा और जगह से सिंप्लीफाई करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, इधर इधर दोनों साइड। चलो, तो इस साइड से स्टार्ट करते हैं, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, जो कि परसेंटेज में देने वाला है, ऊपर बन गया 10⁻5 इंटू 4, डिवाइडेड बाई, नीचे अपने पास 3.14 इंटू, ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625, तो 6.25 के बराबर हो जाएगा ये, इंटू 10⁻⁻6 आ गया। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए थे अभी, 12.5 इंटू 10⁻⁻, नहीं +10 ही है। अब देखो, इससे इसको हटाएंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, है ना, 10⁻4 हो जाएगा, और वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर रखें तो 10⁻4 हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करने के बाद इतना बाकी रह रहा, ठीक है। तो ऊपर और देखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो ये है 4 इंटू 10 ऊपर चला गया तो 40, डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 6.25 इंटू 12.5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, और देखो कितना आंसर आ रहा है। देख बेटा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया ऊपर 40, और ये आता है, आ रहा है लगभग 245.4 आसपास। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 0.163% आसपास आ जाएगा, यही है अपना आंसर। इनमें से पहला सवाल करो, दूसरा सवाल जब हम लोग हिस्टैरिसीस पढ़ेंगे तब किया जाएगा। फिलहाल के लिए पहला सवाल करो, सेम टाइप का सवाल अभी बताया था, ट्राई करो। लो, तो क्योंकि इस पहले टाइप का बता दिया है, बन गया है, बहुत अच्छी बात है। अभी अभी लो, इन दोनों सवाल को देखो बेटा, ये सवाल को देखो, फिर अगले सवाल को देखेंगे। इस सवाल को देखो, जिनका ये नहीं आया होगा, याद कर बेटा, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या दिखाता है, जिसका ज्यादा एंगल उसका ज्यादा अच्छा यंग्स मॉडुलस, तो ये ज्यादा इंक्लिनेशन है, मतलब यंग्स मॉडुलस ज्यादा अच्छा है। जिसका ज्यादा एरिया रहेगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यादा डक्टाइल है। इसका देखो तो ये ज्यादा पोर्शन या ज्यादा
इलोंगेट होकर टूटा है ये, बट ये कम इलोंगेट होकर ही टूट गया है, यानी ये ब्रिटल है, ये डक्टाइल है। तो ये अपना आंसर हो गया। इस सवाल को देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने ये भी सवाल पढ़ लिया कि इलास्टोमर्स का कर्व कैसा होगा। इलास्टोमर्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो कैसा होगा, इलास्टोमर्स या फिर रबर या फिर आ, हाँ, एक एरोटा ओर्टा टिश्यू जो होता, ठीक है। तो उन दोनों में का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो ये था, और ये अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े थे।